नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसके रिगार्डिंग हम जो एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है रिवीजन के लिए, वो हम लेके आएंगे। वो हम आज इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो टोटल जो 3000 एमसीक्यूज़ आपके होंगे, जो कि अभी जो एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है जून 2024 का, अभी रिसेंट में जो कैंसिल हो गया था, वो आगे होने वाला है 1 से डेढ़ महीने में। तो उसके लिए उसके रिवीजन में ये आपके हेल्प करेंगे। और जिस हिसाब का जो एग्ज़ाम अपना हुआ था, उसी टाइप के हम क्वेश्चन इस टाइप के हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि जो एग्ज़ाम में फिर से जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी हेल्प करेंगे। और ज़्यादा से यही वो टाइम होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाते हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम जो प्रेशर है उसको कम कर पाएँ और जो कंफर्टेबली एग्ज़ाम को क्लियर और क्रैक कर जाएँ, ठीक है? तो इस वीडियो में जो हम पॉलिटिकल साइंस के जो टोटल पार्ट्स में करेंगे, ये पहला पार्ट है। टोटल 3000 एमसीक्यूज़ हम 1 से डेढ़ महीने में हम कवर अप कर लेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और ये जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, जो DSSB का आगे पीजीटी का जो आने वाला है पेपर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में आई थिंक बता रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी ये वीडियो। तो जो भी लोग जो जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो तो हैं ही, जो आपके जो साथी हैं जो DSSB पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है टोटल, जिसमें 3000 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, उनको ये शेयर करें, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। और इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है, वो आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर यूट्यूब जो आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है, उस पे भी डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज़ एमसीक्यूज़ की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये पूछ पूछ रहा है जो नीतिशार है, इसके जो ऑथर है वो कौन है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ये आएगा, कामंदक। ठीक है। और कामंदक कौन थे? ये किसके शिष्य थे? ये कौटिल्य के थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नीतिसार जो बुक है, ये भी पूछा जा सकता है कि नीतिसार जो बुक है इसमें किस टाइप की मेंशन की गई है, किसके रिगार्डिंग ये बुक है। ठीक है, तो ये जो बुक है, ये स्टेट क्राफ्ट और एंड पॉलिटिक्स, स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिक्स पे ये जो आपकी जो बुक है नीतिसार, ये बेस्ड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बुक है, इसको तेलुगु में कन्वर्ट किया था किसने? जक्का राजू ने, जो कि तंजौर की लाइब्रेरी है वहाँ पे रखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 3 चीज़ें हैं नीतिशार बुक के बारे में, कि ये कामंदक की है, दूसरी इसमें पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट के बारे में है, और तीसरा इसको तेलुगु में कन्वर्ट जो किया था वो जक्का राजू ने किया था, और ये जो तंजौर की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र जो बुक है, जो किसकी है, कौटिल्य चाणक्य जी की है। ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा श्यामा शास्त्री जी। आई थिंक ये 1905 में इन्होंने खोजी थी, जो पब्लिश की थी 1915 में इन्होंने पब्लिश करवाई थी, जो इंग्लिश में अर्थशास्त्र की जो बुक है, जो चाणक्य जी की है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि अर्थशास्त्र के बारे में हम जब भी सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो इकोनॉमिक्स बेस्ड बुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में भी है, इसमें मिलिट्री के बारे में भी है, और आपका जो इकोनॉमिक से रिलेटेड भी है अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य जी की, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पर्सन थे, आरपी कांगले, इन्होंने क्या कहा था कि ये जो बुक है अर्थशास्त्र, ये है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स।
ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र बुक है, जो चाणक्य जी की बुक है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट तो श्यामा शास्त्री जी ने की थी, लेकिन आरपी जो कांगले थे, इन्होंने इस बुक को कहा था कि ये बुक है आपकी साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, अभी जो हमने की थी, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? डील्स विद द एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट विद इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेन, सेट गोल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट द वर्ल्ड, डिस्क्राइब ऑल अटेन गोल टू कॉन्क्वेस्ट द, डील्स विद exhaustively with all subject connected with the internal administration and foreign relation। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, अर्थशास्त्र बुक पे ही है अपना ये। ठीक है, तो इसमें जो उसके पार्ट्स हैं उसको बताना है कि वो पार्ट्स किससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो पार्ट है ये आपका रिलेट करता है ट्रेनिंग ऑफ किंग। ठीक है, और जो अपना जो लास्ट जो पार्ट है ये रिलेट करता है अपना, एक मिनट, पहला जो पार्ट अपना ट्रेनिंग से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा अपना क्या आ जाएगा? बी सही आंसर इसका। ऊपर नीचे है इसका आंसर, ए सी बी डी, तो इसका जो बी है ये इसका सही आंसर निकल के आएगा, क्योंकि जो पहला जो पार्ट है वो डील करता है ट्रेनिंग ऑफ द किंग। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है वो अपना किससे रिलेट करता है? पनिशमेंट मेथड से रिलेट करता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो पहला पार्ट ट्रेनिंग ऑफ द किंग है और जो लास्ट वाला है फोर्थ पार्ट है वो आपका पनिशमेंट मेथड से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा भी गया था कि इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो पहले जो सप्तांग थ्योरी है, इसमें 7 ऑर्गन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 तो आपको दे दिया। दुर्ग हो गया जो कि फोर्ट है। ठीक है, कोस क्या हो गया? ट्रेजरी हो गया, दंड आर्मी हो गया, मित्र अलाई हो गया। ठीक है, तो इसका ए का 1, तो ये इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 तो आपको दे दिए इसमें। और कौन से हैं? किंग तो सेंटर में है। ठीक है, और कौन सा है? पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, और क्या है? दुर्ग हो गया, कोस हो गया, और अमात्या। ठीक है, और ये चीजें आपको साथ के साथ ऑर्गन आपको याद रखने हैं। और जो अमात्या है, इसमें बताया गया है कि मिनिमम कितने अमात्या होने चाहिए। तो मिनिमम 3 होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम हमें 3 अमात्या रखने हैं। ठीक है, राजा को 3 जो मेन जो प्रोमिनेंट जो मंत्री होते हैं वो मिनिमम 3 इसमें रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चाणक्य जी के बारे में बात हो रही है तो एक बार एक बुक मैं बता देता हूँ। मैक्स वेबर की एक बुक है, मैक्स वेबर की एक बुक है, कौन सी? पॉलिटिक्स एज वोकेशन। ठीक है, इस बुक में मैक्स वेबर क्या कहता है कि जो चाणक्य है, क्योंकि चाणक्य और मैकेवली को कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो मैक्स वेबर कहता है इस बुक में कि चाणक्य है ना, वो मोर देन मैकेवली, कि एक हिसाब से बोला जाए तो वो मैकेवली से भी डेडली है। जिस हिसाब की थ्योरीज उन्होंने दी थी, इम्प्लीमेंट की थी उस टाइम पे, तो वो मैकेवली से भी ज़्यादा डेडली है, मोर देन मैकेवली है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? मैक्स वेबर के द्वारा। कौन सी बुक में? जो पॉलिटिक्स एज वोकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग करना है। तो आपका धर्मा हो गया, कैनन लो। ठीक है, और इसके न्याय के बारे में जब भी बात होगी तो हमें रीजनिंग पे जाना है। ठीक है, तो ए कवन, तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आपका डी सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, ये आपका है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। इसमें कितने किंग थे? टोटल 12 किंग है।
ठीक है। और जो सोवरेनिटी के जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल इसमें कितने? 84। ये आपको ध्यान रखने हैं, काफी बार फैक्चुअल क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं कि मंडल जो सिद्धांत है उसमें कितने किंग के बारे में बात की गई है, वो 12 किंग है। ठीक है। और जो संप्रभुता के जो एलिमेंट, जो सोवरेनिटी के जो एलिमेंट है वो टोटल अपने कितने हैं? 84 एलिमेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मैच कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं जो उदासीन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल। एग्जाम्पल के लिए लेके चले कि न्यूट्रल के, मान के चलो स्विट्जरलैंड हो गया न्यूट्रल कंट्री, इस हिसाब से मान ले कि वर्ल्ड वॉर टाइम पे ना वो किसी ब्लॉक की तरफ, किसी ना यूएस की तरफ था ना यूएसएसआर की तरफ था, तो इस हिसाब से मान लेते हैं। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? मोर पावरफुल देन विजिजिशु, जो कि सेंटर में है, अरी और मध्यमा। और मध्यमा जो कंट्री है, जिनको जो मिडिल में होती है, मध्य, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा है मध्यमा का? यदि एग्जांपल लें तो नेपाल हो गया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा अपना? उदासीन का तो 3 आ गया, डी का 3, तो ए का 2 आएगा। बी आंसर इसका सही निकल गया जाएगा, ए का 2। मतलब ये एनिमी वर्ड से रिलेटेड है। और ये अपना बी का आ जाएगा 1, एनिमी इन द फ्रंट। और ये फ्रेंड से रिलेटेड है आपका, टीवी जिजीसु का आपका दोस्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं टोटल यदि किंग आपको बताऊं तो इसमें टोटल कितने आएंगे? सबसे पहले तो आएंगे हरी। ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा? टोटल मंडल सिद्धांत। ठीक है, अरी। फिर अपना आएगा मित्रा। फिर अरी मित्रा। फिर आएगा मित्रा। और आएगा 5, तो ये हो गए। ठीक है। एनिमी इन फ्रंट, फिर दोस्त हो गया, मित्र का मतलब तो आप जानते हैं। ठीक है। तो ये टोटल 5 हो गए। उसके अलावा हमने देखा उदासीन हो गया, और एक क्या हो गया? मध्यमा हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 5 2 7। अब 5 और बच गए। एक अपना मेन जो बच गया वो हो गया विजी जीशु। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कौन से हैं? एक ये हो गया पर्सनी ग्राहा। एक आएगा आपका, ठीक है। और फिर क्या आएगा? पर्सनी ग्राहा तारा। और आएगा ये आपको जो टोटल जो है, ये आपको पता होने चाहिए। 12 के 12 जिन किंग्स के बारे में बात करता है, 84 सॉवरेन एलिमेंट्स, आपको डायरेक्ट जो मंडल सिद्धांत है उसके बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि जो बुक्स हैं, कि पहली 5 बुक किससे रिलेट करती हैं, अगली 8 बुक किससे रिलेट करती है, लास्ट की जो 2 टोटल बुक हैं वो किससे रिलेट करती हैं। तो जो लास्ट की जो है वो तो रिलेट करती है मिसलेनियस चैप्टर्स। ठीक है। और जो पहली जो है वो आपकी किससे रिलेट करती है? वो करती है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो नेक्स्ट जो है वो आपका नेबरिंग स्टेट्स के रिगार्डिंग। तो पहले वैसे हम यदि याद रखें इनको, तो इनको कैसे याद रख सकते हैं? पहले तो हम अपना इंटरनल मैटर देखेंगे। ठीक है। फिर अपने जो पड़ोसी देश है उनको देखेंगे। और फिर जो मिसलेनियस जो चीजें बच गई उनके बारे में देखेंगे। ऐसे सीक्वेंस से आपको याद रखना है। डायरेक्ट भी यदि आपको याद नहीं रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है? आपकी है 6 फोल्ड पॉलिसी।
इसको 6 फोल्ड पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है, जिसके 6 अंग हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि 6 फोल्ड पॉलिसी में 6 अंग कौन कौन से। एक तो आ गया आपका संधि, एक आ गया अपना इसमें दिया हुआ है विग्रह। इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, वो अभी मैं बता दूंगा। आपका संधि विग्रह हो गया। फिर आ गया आपका आसना। फिर आएगा यना। फिर आएगा समसराया। और फिर आएगा अपना द्वैध भावा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें संधि का मतलब क्या है कि दो कंट्री आपस में संधि कर लेती हैं, ठीक है। किसी भी चीज को लेके, वो अपने आप में चाहे अपनी डिफेंस से रिलेटेड हो, तो वो अपने आप में संधि कर लेती हैं। विग्रह का मतलब क्या है कि जो संधि की थी वो तोड़ देनी और वॉर स्टार्ट कर देना, ठीक है। आसना का मतलब आसन, मतलब बैठ जाना। मतलब ये है कि अपनी आर्मी दूसरी कंट्री, मतलब इंडिया, मान लो कि इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दी हमने कहा चाइना के बॉर्डर पे और चुपचाप बैठ गई, वो होता है कि अगली कंट्री पे प्रेशर बिल्डअप करना। तो ये हो गया अपना आसना। यना क्या है कि अटैक कर देना, ठीक है। मतलब या फिर अटैक कर देना या फिर उनकी बॉर्डर पे मिलिट्री ड्रिल्स करना, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैसराया का क्या मतलब है, मतलब सिमिलर। जिन दो कंट्रीज के इंटरेस्ट सिमिलर हों वो हाथ मिला लेती हैं। अभी करंट में यदि देखें तो किन दो कंट्रीज के हम देख पा रहे हैं जो इंटरेस्ट सिमिलर है और वो ज्यादा बड़े से बड़े जो इंटरनेशनल पैक्ट है वो साइन कर रही हैं। वो हो गया अपना रशिया और नॉर्थ कोरिया। अभी आपने देखा था, ठीक है। तो ये हो गया, उनका एग्जाम्पल हो गया। द्वैध भाव क्या हो गया, मतलब एक ही टाइम पे एक किंग के साथ हाथ मिलाना और दूसरे के साथ वॉर स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या है कि चाइना एक तरफ तो अपने जो रशिया है एक बॉर्डर अपना सिक्योर कर रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, चाइना पे अटैक, उस पे ताइवान पे, सॉरी, ताइवान पे अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो उसको बोलते हैं द्वैध भाव। एग्जाम्पल से यदि समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया अपना ड्यूअल पॉलिसी, वन किंग वॉर विद, तो द्वैध भाव हो गया। पॉलिसी ऑफ वॉर, ये क्या हो गया, यना हो गया। रिमेनिंग क्वाइट, मतलब चुपचाप उन मिलिट्री डिप्लॉय कर दी और चुपचाप बैठ गई, बस प्रेशर बिल्डअप होने देना है। तो रिमेनिंग क्वाइट ये क्या हो गया अपना आसना हो गया। और पॉलिसी ऑफ इन्वेजन क्या हो गया, विग्रह हो गया। तो इसका 6 फोल्ड पॉलिसी है। इसमें आपको जितनी ये 6 हैं इनके सबके मीनिंग पता होने चाहिए। बड़ी आसानी से मैंने आपको बता दिए हैं इसमें कि इनके मीनिंग क्या है। और ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में किसी ना किसी तरह से घूम से आपके ये पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौटिल्य ने किस टाइप का अर्थशास्त्र में किस टाइप के स्टेट को प्रमोट किया है या बताया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना वेलफेयर स्टेट, ठीक है। लेकिन जब भी हम कौटिल्य के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैकेवली के बारे में, ठीक है। इन्होंने किस टाइप का जो आपका स्टेट है उसको प्रमोट किया था या उसको ये कहा था कि इस टाइप का स्टेट इस टाइप का होना चाहिए। जैसे इन्होंने वेलफेयर स्टेट का बताया था तो इन्होंने बताया था रिपब्लिक। और कौन सी बुक में, डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी डिस्कोर्सेज ऑन लीवी हो गया, ठीक है। और आपका द आर्ट ऑफ वॉर हो गया, ठीक है। और प्रिंस हो गया। ये जो मैकेवली के जो प्रोमिनेंट वर्क हैं। और ये भी हमें ध्यान होना चाहिए जब भी हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत मैकेवली आना चाहिए। और मैकेवेली ने क्या कहा था, रिपब्लिक स्टेट होना चाहिए। और कौन सी बुक में इसके बारे में जिक्र किया था, वो डिस्कोर्स ऑन लिवी में किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है जो कॉन्सेप्ट था ये, जो कौटिल्य जी, उल्टा भी घूम के आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो कौटिल्य ने दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पीपल,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ड का मीनिंग होता है वेलफेयर ऑफ पीपल। तो इसका जो आंसर वो आएगा वो अपना क्या आएगा, आइडिया ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। ठीक है, इसका मीनिंग ये निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नोट इंक्लूडेड अंडर सद्गुना और सिक्स फॉरेन पॉलिसी, सिक्स फोल्ड पॉलिसी बोलते हैं इसको, और सद्गुना सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। जो सप्तांग हो गया उसमें 7 ऑर्गन हो गए, सद्गुना हो गए इसमें 6 चीजें होगी। ठीक है, ये संधि लिखा है, तो संधि ठीक है। संधि मतलब एक दूसरे के साथ कोई संधि साइन कर लेना, एग्रीमेंट साइन कर लेना। मैसराय मतलब क्या होता है, सिमिलर, जिनके इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, विग्रह क्या होता है, संधि तोड़ देना और वॉर स्टार्ट कर देना, ये नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस से आपको देखना है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले तो संधि आएगा, फिर संधि तोड़ना आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपना आसना आ जाएगा कि मिलिट्री डिप्लॉय कर दी, फिर आ जाएगा चलो वॉर स्टार्ट कर दिया, मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी उसके चारों ओर, उस कंट्री के चारों ओर प्रेशर बनाने के लिए। फिर अपना क्या आ जाएगा, सेमेस्ट्राय आ जाएगा, मतलब जिसके साथ फिर अपना लास्ट में क्या आ जाएगा, द्वैध, द्वैध भाव आ जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड कौटिल्य विन ओवर। अच्छा, तो इसमें क्या है कि कौटिल्य ने मिलकर किसका सुझाव दिया है देशद्रोही प्रधानों पर विजय पाने के लिए। तो वो जो बताते हैं वो उपाय है। उपाय क्या है, शाम दाम दंड भेद, कि मतलब कुछ भी करना पड़े। ठीक है, इनसे जीतना है, अपने देश को डिफेंड करना है, तो ये उपाय देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ाई है। इन्वेजन पॉलिसी को यना कहते हैं। और सीक्रेट जो पनिशमेंट है, इन ये वर्ड भी आपसे काफी बार पूछे जा सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो लास्ट में इसका क्या मतलब है, डंडा लिखा हुआ है, तो मतलब ये पनिशमेंट से रिलेटेड है। ऐसे मतलब वर्ड को बाइफरकेट करके पढ़ लेना चाहिए यदि वर्ड समझ में नहीं आया। ठीक है, तो डिबेट बेस्ड ऑन रीजन, जब भी मैं न्याय की बात करता हूं तो रीजनिंग की बात आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम देखें कि चाणक्य जी ने वो वॉर के बारे में बात की है, तो उन्होंने बताया है 3 टाइप्स ऑफ वॉर। कौन कौन से हैं, एक तो हो गया डायरेक्ट वॉर, एक कौन सा है प्रॉक्सी वॉर, एक कौन सा है आपका गोरिल्ला वॉर। ये आपको तीनों ही वॉर के बारे में भी उन्होंने बताया था कि ये 3 टाइप के आपके वॉर होते हैं, डायरेक्ट वॉर हो गया, प्रॉक्सी वॉर हो गया और गोरिल्ला वॉर हो गया। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो मंडल सिद्धांत है, ये क्वेश्चन देखो मैंने करवाया था, ये ऐसे आ गया कि कौटिल्य जो मंडल सिद्धांत है उसमें कितने किंग के बारे में बात कर रहा है। तो वो टोटल अपने कितने 12 किंग के बारे में बात करता है इसमें। ठीक है, और टोटल जो आपके संप्रभुता के जो एलिमेंट है, सोवरेनिटी के जो एलिमेंट है, वो कितने हैं? वो अपने 84। ये दोनों ही जो मंडल सिद्धांत में जो फैक्चुअल डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 आएगा। 12 किंग के बारे में बात कर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौटिल्य जी मेंशन करते हैं विजिजीषु, जो कि सेंटर में है मंडल सिद्धांत के, कि कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिजीषु का उल्लेखन राजा में किस रूप में किया है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा अपना ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, कि कौटिल्य के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहला क्या है, कौटिल्य ब्राह्मणों की भर्ती से सेना के पक्षपाती थे, ये आंसर गलत है, यही आपका सही ऑप्शन निकल के आएगा ए। बाकी पढ़ लेते हैं। कौटिल्य शूद्र आर्य समुदाय को भिन्न अंग मांगते हैं, ठीक है। कौटिल्य क्षत्रिय वैश्यों सब, ये भी अपना ठीक है। और कौटिल्य मानते हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, मीन्स साध्य साधन का उचित ठहराता है, ये अपना ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि गांधी जी की ये स्टेटमेंट होती तो क्या स्टेटमेंट सही होती? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ये नहीं मानते कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स का कॉन्सेप्ट वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो एंड है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी प्रोसेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, यदि एंड को ये माने तो एंड को यदि मान लो हम सक्सेस मानते हैं, ठीक है,
और एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और मीन्स को प्रोसेस मानते हैं। उस सक्सेस को पाने की जो प्रोसेस रही है वो कैसी रही है, ठीक है। प्रोसेस, अब चाणक्य कहता है प्रोसेस कैसी हो, साम दाम दंड भेद अपने लगा दो, ठीक है। किसी भी टाइप से जो मोटिव है जो देश को बचाने का वो पूरा होना चाहिए, इसके बारे में बात कर। लेकिन गांधी जी इसके अपोजिट बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रोसेस भी प्योर होनी चाहिए। एंड तो ठीक है प्योर होगा ही, यदि प्रोसेस भी प्योर होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है महाभारत के बारे में पूछ रहा है कि जो भीष्म एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ राइटनेस एसेंस किंगशिप, तो वो कौन से हैं। हाई मोरल क्वालिफिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, हाई सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड मिनिस्टर। इसका जो आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ दी अबो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट भीष्म के बारे में, क्या आएगा। किंग्स ड्यूटी वाज डिपेंड अपॉन कन्वेंशनल मोरल स्टैंडर्ड, वायलेंस वाज द लॉ ऑफ लाइफ, state was resting on the two pillar of revenue and army, state was the foundation of law and rightness, king was depend on conventional and moral standards। तो नोट ट्रू पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना आएगा ए निकल के आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि महाभारत के पीरियड के बारे में पूछ रहा है, प्रिंसिपल और पॉलिसीज रूलर वर फाउंड अपॉन, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना आएगा बी सही आंसर निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है। कि ड्यूरिंग महाभारत के टाइम पे जो पॉलिसीज और प्रिंसिपल जो रूलर के फॉर्म होते थे वो किसके ऊपर बेस्ड होते थे। नेक्स्ट, इसमें शांति पर्व के बारे में पूछ रहा है। टोटल कितने पर्व महाभारत में, 18, और जो शांति पर्व है वो कौन सा है, कौन से नंबर का है, ये अपना कौन सा है, 12वें नंबर का है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर फंक्शन ऑफ किंग कि ही मेंटेनेंस ऑफ लॉ, ठीक है, एंजॉयिंग लग्जरी पेनिस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। और जो शांति पर्व है, जो शांति पर्व है इसमें ही थ्योरी ऑफ कास्ट, कास्ट के बारे में बात की गई है, और इसी में क्या है, थ्योरी ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात की, ठीक है। थ्योरी ऑफ कास्ट के बारे में यही बताया गया था कि जो कास्ट है वो उसमें वो सभी कास्ट सेम है, ठीक है। बस जो कास्ट में जो डिवीजन हुआ है वो काम के आधार पे हुआ है, ठीक है। जो ऋषि भृगु जिसके बारे में बोलते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है शांति पर्व के बारे में पूछ रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। टोटल पर्व अपने 12 है, 18 है सॉरी, और शांति पर्व 12वां पर्व है। पार्ट मान लो, पर्व का मतलब पार्ट्स मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, किंग वाज अबोव द लॉ, किंग वाज लॉ वाज अबोव द किंग, हाँ तो यही आंसर आ जाएगा अपना कि कानून है वो किंग से ऊपर है, ठीक है। जो अभी भी हम मान के चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स का जो प्रोमिनेंट चेहरा कौन है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स का सबसे जो है वो, इसका जो आंसर आएगा वो अपना निकल के आएगा ऑस्टिन निकल के आएगा, ठीक है। लोग को क्या कहते हैं, लोग ने नेचुरल राइट के बारे में बताया था, तो वो कौन कौन से थे, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, जो बेंथम को क्या बोलते हैं, इनकी जो प्रोमिनेंट वर्क था वो था फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म ये इनका वर्क है, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इनको बोला जाता है, ठीक है। यदि यूटिलिटेरियनिज्म को यदि माना जाए, यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि हम पढ़े, तो अपनी जो चारवाक फिलोसफी है उससे मैच करके हम पढ़ सकते हैं कि वो किस हिसाब से जो लाइफ के इंजॉयमेंट के बारे में बात करता है, यूटिलिटी के बारे में बात करता है, तो बेंथम का वो कॉन्सेप्ट हो गया। और इनको क्रिटिसाइज कौन करते हैं, इनके जो शिष्य हैं जेएस मिल इनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा जो अपने ग्रोटियस हैं, इसकी
जो वर्क हैं वो कौन कौन से? लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। इनका मेन जो वर्क है वो लॉ ऑफ वॉर एंड पीस है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स तो वैसे पीस तो बेंथम भी करते हैं, लेकिन वैसे प्रोमिनेंट चेहरा जो फादर माने जाते हैं वो ऑस्टिन माने जाते हैं। बेंथम के बारे में हमने बात देख लिया, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। लोग का लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिबरलिज्म के वो फादर भी माने जाते हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है पावर एलीट कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है कि ये किससे कनेक्टेड है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी राइट मिल्स, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। और परेटो किसके साथ लिंक होते हैं? ये अपने लिंक होते हैं, इन्होंने एक तो 80-20 रूल दिया था। ठीक है। और क्या दिया था इन्होंने? सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है। और मॉस्का किससे रिलेट करता है? रूलिंग, इनका जो वर्क है वो रूलिंग क्लास से रिलेट करता है। ठीक है। और बेंथम के बारे में हमने देख ही लिया, जो इनका जो मेन वर्क था वो कौन था? फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स था। फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इनको बोला जाता है। और इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दी थी कि जो नेचुरल राइट है, क्योंकि नेचुरल राइट के बारे में कौन बात करता है? जॉन लॉक बात करता है। वो बोलता है कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी अपने नेचुरल राइट है। जैसे तिलक जी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें तो वो क्या कहते हैं? जो स्वराज है वो मेरा बर्थ राइट है। वो भी एक हिसाब से नेचुरल राइट के बारे में बात करते हैं। लेकिन बेंथम क्या कहता है नेचुरल राइट के बारे में? कि जो नेचुरल राइट्स है ना, वो क्या है? नॉनसेंस है। और ये लीगल राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया था कि वो कौन सा थिंकर है जो नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस बोलता है। ठीक है, तो वो आपके बेंथम आएंगे। और नेचुरल राइट्स को जो प्रीच करते हैं वो लोक हो गया, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में जो बात करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने ये स्टेटमेंट कही थी? ओवर हिमसेल्फ, ओवर ऑन बॉडी, माइंड, इंडिविजुअल इज सोवरेन। तो ये किसका आंसर है? तो ये आएगा अपना, क्या आएगा? जेएस मिल इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। बेंथम के बारे में हमने पढ़ ही लिया। जेएस मिल की जो एक तो इन्होंने कौन सा दिया था? एक तो हार्म प्रिंसिपल दिया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। हार्म प्रिंसिपल, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी इन्हीं का वर्क है। और इसके अलावा क्या है? लास्की के यदि वर्क देखे जाएं, ये भी काफी बार आपसे पूछे गए हैं। तो एक तो आपका सबसे प्रोमिनेंट जो वर्क है वो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। और कौन सा है? डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। ठीक है। और कौन सा है? लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। ये तीनों ही जो लास्ट की जो मेन वर्क है, काफी बार मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन सा किसका वर्क है। ज्यादा से ज्यादा आपको वर्क पता होंगे तो ऑप्शन यदि नहीं भी मिल रहा तो आप एलिमिनेट करके निकाल ले जाओगे। ठीक है। तो लास्की के जो वर्क है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस याद रखना है, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट याद रखना है, जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल है वो याद रखना है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है उसके बारे में, ओन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने कहा था, बेंथम के जो वर्क है फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट वो हमें याद रखने हैं, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इनको बोला जाता है। और यही वो थिंकर थे बेंथम जिन्होंने नेचुरल राइट को नॉनसेंस राइट्स बोला था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेट इन मॉडर्न सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? तो इसका जो सही आंसर आएगा मॉडर्न सेंस में, तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना एरिस्टोटल आएगा। ठीक है। एरिस्टोटल की जो मेन जो बुक है, एक तो हो गया पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है। और एक जो बुक है अपनी, वो क्या है? निको मैकियन एथिक्स। ये बुक है पॉलिटिक्स के बारे में तो सबको पता है। ये जो बुक है निकोमेकियन एथिक्स है। इस बुक में उन्होंने कहा था कि
मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि स्टेटमेंट बेस आपसे पूछा जाए, ये कहा जाए कि मैन इज ए सोशल एनिमल, एरिस्टोटल ने कहा था, सबको पता है। लेकिन ये जो वर्ड है मैन इज सोशल एनिमल, ये उन्होंने कौन सी बुक में कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो बुक आएगी ये पॉलिटिक्स नहीं होगी, ये होगी आपकी निकोमेकियन एथिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस बुक को नोट डाउन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैन इज सोशल एनिमल की बात करते हैं, एक मिनट, आगे जगह है क्या, हाँ यहाँ बात कर ले। तो मैन इज सोशल एनिमल की बात करते हैं तो हमें पता है कि सोशल एनिमल एरिस्टोटल ने कहा था। यदि मैं ये लिखूं, मैन इज पावर सीकिंग एनिमल, तो ये किसने कहा था, मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल, ये किसने कहा था, ये आपके कहा था थॉमस होब्स ने। ठीक है, और मैन इज डिप्रेव्ड एनिमल, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मोरली करप्ट आदमी जो है वो मोरली करप्ट जानवर, मोरली करप्ट। तो इसका ये किसने कहा था, ये आपका कहा था रूसो ने। ठीक है, और ये मैं लिखूं कि मैन इज, आपका क्या हो गया, मैन इज जून प्लोटिकोन, ये किसने कहा था, ये कहा था आपका हैना, आपका कहा था हैना एरेंट। ठीक है, वैसे इस वर्ड का नाम तो वो ही होता है पॉलिटिकल एनिमल। यदि ऑप्शन में आपको एरिस्टोटल मिले ये लिखा है तो वो भी मान्य होगा, और यदि ये लिखा है एना अरेंट तो ये भी मान्य होगा। तो ये चार स्टेटमेंट है, ये अलग अलग हिसाब से आपसे पूछी जा सकती है। मैन इज ए सोशल एनिमल के बारे में बात करें तो एरिस्टोटल आएगा, मैन इज पावर सीकिंग एनिमल बोले तो थॉमस होब्स आएगा, मैन इज मोरली करप्ट बोल दे या डिप्रेव्ड एनिमल बोल दे तो आपका रूसो आएगा, और मैन इज जून प्लोटिकोन बोल दे तो एना रेंट भी आ सकता है, और ऑप्शन में एरिस्टोटल है तो वो भी आ सकता है। ये तीनों चारों स्टेटमेंट सिमिलर है, इनमें कंफ्यूज, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया अपना, इसका क्या आंसर आएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्लेटो फिक्स्ड पॉपुलेशन एक आइडियल स्टेट की क्या बताता है, तो 5040। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5040। लेकिन इसका रीजन क्या है, हम डायरेक्ट इसको यदि इस डेटा को रट लें कि 5040 मान लिया, लेकिन इसका रीजन क्या है, उन्होंने 5,40,000 क्यों नहीं बोला, उन्होंने 540 क्यों नहीं बोला। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब प्लेटो और एरिस्टोटल थे उस टाइम पे क्या थे, सिटी स्टेट थे। ठीक है, सिटी स्टेट थे, मतलब एक सिटी को स्टेट कंसिडर किया जाए, तो एम्पायर तो थे नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या आते हैं, रोमन एम्पायर आता है, और रोमन एम्पायर के बाद क्या आते हैं, नेशन स्टेट आते हैं। ठीक है, नेशन स्टेट किसके बाद आते हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो साइन होती है 1648 में, उसके बाद नेशन स्टेट इवोल्व होते हैं आपका। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 की 1648 की आपको याद रखनी है। लेकिन जो प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पे सिटी स्टेट हुआ करते थे, वो एम्पायर की तरह इतने बड़े तो हुआ नहीं करते थे कि बहुत ज्यादा जो वास्ट लैंड है उनके पास जमीन है, लेकिन सिटी स्टेट क्या होते थे, छोटे होते थे। तो इसलिए उन्होंने 5040 जो पॉपुलेशन है वो एक आइडियल पॉपुलेशन बताई थी स्टेट की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, क्वेश्चन तो ये तो चलो इजी है, यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए कि इनको सीक्वेंस से अरेंज करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो चलो इन स्टेट में देखी जाए तो इंडिया तो आपको सबसे नीचे रखना है। ठीक है, रशिया हमारा सबसे पहले आ जाएगा, सबसे वास्ट है। लेकिन इन दोनों में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि चाइना, यदि हम मैप में देखते हैं तो काफी बार क्या होता है, मैप में चाइना हमें बड़ा दिखता है यूएस के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा है नहीं। जो यूएस है
वो थोड़ा सा चाइना से इन टर्म्स ऑफ लैंड टेरिटरी बड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैप में देखने से काफ़ी बार आपको चाइना बड़ा दिख सकता है यदि टेरिटरी के हिसाब से इनको सीक्वेंस में अरेंज किया जाए। तो वैसे तो इसका आंसर रशिया ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मार्क्सिस्ट के जो व्यू थे स्टेट के रिगार्डिंग वो क्या थे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना क्लास स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, और मार्क्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनके जो वर्क है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया अपना पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ठीक है, उसके बाद अपना क्या आएगा, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। उसके बाद अपना क्या आएगा, दास कैपिटल। ये तो वो वर्क हैं जो मार्क्स ने खुद लिखे। ठीक है, एक मार्क्स के दोस्त थे, मार्क्स और एंजल्स। जो एंजल्स इनके दोस्त थे उनके साथ मार्क्स ने जो काम किए हैं, ठीक है, वो क्या आएंगे, अपना आएगा, एक तो आएगा होली फैमिली, एक आएगा जर्मन आइडियोलॉजी, और क्या आएगा अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये मार्क्स ने एंजल्स के साथ वर्क किए थे, मार्क्स ने इंडिविजुअल करे थे। ये आपको अलग अलग याद पता होना चाहिए। और ये जो वर्क है जर्मन आइडियोलॉजी, आपने काफी बार देखा होगा कि मार्क्स हीगल को क्रिटिसाइज करता है, और हीगल को क्रिटिसाइज करते टाइम मार्क्स क्या कहता है कि हीगल अपने सर पे खड़े हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट आपने काफी बार पढ़ी होगी। ये स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट मार्क्स ने कौन सी बुक में कही थी या डिस्क्राइब करी थी, इसके बारे में बताया था, तो वो आएगी आपकी जर्मन आइडियोलॉजी। ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि हीगल के बारे में कौन सी बुक में डिस्क्राइब किया था, तो वो आएगी आपकी जर्मन आइडियोलॉजी। एंजल्स का एक अपना अलग से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये आप सभी नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये सारे जो वर्क हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग हैं, किसने किसके साथ काम किया है। मार्क्स ने इंडिविजुअल कौन सा काम किया है, मार्क्स ने अपने दोस्त एंजल के साथ मिलकर कौन सा काम किया है, और एंजल्स का इंडिविजुअल कौन सा है, और मार्क्स ने हीगल को कौन से वर्क में क्रिटिसाइज किया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो आएगा जर्मन आइडियोलॉजी। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप ये देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने, द स्टेट एग्जिस्ट विद इन सोसाइटी बट नॉट इवन इन फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना आएगा मैकाइवर, इसका सही आंसर आएगा। और मैकाइवर के जो मेन जो वर्क है वो काफी बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो वो एक तो वर्क हो गया अपना एक तो हो गया सोसाइटी, क्योंकि यहाँ ये सोसाइटी के बारे में बात करें तो एक तो वर्क हो गया अपना सोसाइटी। ठीक है, और एक आ गया अपना मॉडर्न स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्क मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी बहुत से एग्जाम में आपका पीजीटी वगैरह नेट जेआरएफ में बहुत बार पूछे गए हैं। जो पीवाई क्यूज आप लगाते हैं उनमें आपने देखा होगा मॉडर्न स्टेट और सोसाइटी के बारे में बहुत बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, लास्की के जो वर्क हैं वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये हम सब जो पहले देख चुके हैं कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी क्राइसिस, इन सब के बारे में। और जो अभी आपने देखा था जो पीवाई क्यू हमने लगाए थे, जो अभी रिसेंट में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, कैंसिल हुआ था, उसमें एविड आईसी के बारे में पूछा गया था। और जो गिलक्रिस्ट के जो वर्क हैं, ये आपका जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
ये आपको ध्यान रखना है, गिलक्रिस्ट का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये वर्क आपको ध्यान होना चाहिए। मैकाइवर का जो बुक है सोसाइटी एंड मॉडर्न स्टेट, ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि जो लास्ट की जो स्टेटमेंट है ये क्या बताती है? लीगली नो वन कैन डिनाई दैट द एग्जिस्ट ऑफ स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन हुज अथॉरिटी इज अनलिमिटेड अबाउट व्हाट। तो इसका जो आंसर आएगा, स्टेट इज एन एज एन एसोसिएशन। इसका सही आंसर आपका निकल के आएगा लास्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि जो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसने कही थी? यदि इच्छा, वैसे यदि स्टेटमेंट को याद रखना तो विल का मतलब क्या है? सुप्रीम विल। सुप्रीम विल कहीं भी दिख जाए कि सुप्रीम विल है तो विल बोल, विल मतलब विलाबी के बारे में। इसको मैच द फॉलोइंग ऐसे ट्रिक लगा के आपको याद रखना है कि सुप्रीम विल जहां भी आ जाए कि संप्रभुता, जो सुप्रीम विल है स्टेट की, सुप्रीम विल मतलब विल बॉय, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं विलाबी के बारे में। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है कि ये सबसे पहले किसने दी थी। तो पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में सबसे पहले देखा जाए, ये टाइपिंग, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना रूसो, निकल के आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और जो आपका एब्सोल्यूट, यदि ये तो पॉपुलर होगी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के बारे में बात की जाए तो वो किसने दी थी? तो वो आएगा आपका बोडिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एब्सोल्यूट सोवर्निटी के जो फादर माने जाते हैं तो वो बोर्डिन माने जाते हैं। यदि इसको और भी एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ा जाए, ये उस टाइम पे यदि जीन बोर्डिन के बारे में और हम होप्स के बारे में, इसके इसके बारे में, होप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता लगेगा कि इसको और भी एक्सट्रीम लेवल पे होप्स लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि होप्स कहते हैं कि स्टेट जो चर्च है उनके ऊपर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मैकेवली क्या कहता है कि स्टेट और जो चर्च है वो अलग अलग एंटिटी हैं, सेपरेट उन्होंने कर दिया था। इसलिए मैकेवली को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म बोला जाता है। लेकिन होब्स क्या करते हैं? उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि जो चर्च है वो स्टेट के अंडर आता है, ठीक है, वो अलग अलग एंटिटी नहीं है, वो अलग से वर्क नहीं करता, वो स्टेट के अंडर ही आता है। तो स्टेट को सुप्रीम अथॉरिटी बनाता है, एब्सोल्यूट पावर देता है स्टेट को होप्स। जो होप्स की यदि लिवाइथन जो बुक है, जो कि जिसका मतलब होता है सी मॉन्स्टर, वो स्टेट के लिए बोला गया है कि वो स्टेट को सुप्रीम सॉवरेनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका ये आएगा आपका आंसर है। लोब के बारे में हमने देख लिया था। और होप्स की एक जो होप्स के बारे में हमने देखा था कि उन्होंने मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल बताता है। और होप्स की एक स्टेटमेंट है काफी फेमस है, आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। ये स्टेटमेंट भी काफी आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, ये जो वर्ड किसने दिए थे? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका होप्स आएगा, क्योंकि उनकी प्रीमेच्योर उनका बर्थ हुआ था। जो वॉर हैं उनके बारे में, स्पेनिश आर्मी उन पे यूके पे अटैक कर देती है, उसके बारे में अरमाडा जो वॉर है, अ, उसके बारे में। तो इसका जो आंसर इसका आ गया अपना रूसो आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म, आपका होप्स के बारे में हो गया, लिवाइथन का हो गया, और हाँ ठीक है। अब 33, इसमें आपसे पूछा है डी फैक्टो सॉवरेनिटी। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? रियल, रियल पावर। और एक वर्ड और आता है अपना डी जोर, उसका मतलब क्या होता है? नॉमिनल पावर, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? डी फैक्टो रियल पावर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आएगा प्राइम मिनिस्टर। और यहीं पे इसको डी जोर सॉवरेनिटी इन इंग्लैंड आ जाता, तो इसका क्या आंसर निकल के आता? वो आता ये क्वीन इन पार्लियामेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वीन इन पार्लियामेंट, ये आपका आंसर हो गया।
यदि डी जॉर्ज सॉवरेनिटी के बारे में पूछता तो, लेकिन इसका जो आंसर आएगा प्राइम मिनिस्टर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सुप्रीम टू इंफीरियर। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका? लॉ इज ए कमांड ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑस्टिन, इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट के बारे में हमने काफ़ी स्टेटमेंट देख ली थी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये किसने कहा था कि जो संप्रभुता है कि धारणा राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देनी चाहिए। ये किसने कहा था? ये आया था आपका क्रेब। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट। हाँ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सॉवरेनिटी के, जो संप्रभुता के जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं परमानेंस भी आपका ठीक है, एब्सोल्यूट ठीक है, इंडिविजुअलिटी। ये इंक्लूसिव नहीं आएगा, ये आएगा एक्सक्लूसिव। यहाँ पे आएगा आपका एक्सक्लूसिवनेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका आएगा एक्सक्लूसिवनेस आएगा, तो ये नहीं है। डी इसका आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एरिस्टोटल के बारे में बोल रहा है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर आएगा? प्रायर टू इन पॉलिटिकल virtually absent, first would be your political phenomena based analysis and biased research, proper asking, तो साइंटिफिक इंक्वायरी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी। ठीक है, और इनकी जो अप्रोच होती थी वो कौन सी होती थी? जिसको बोलते थे इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच किन की होती थी? वो प्लेटो की होती थी। इनके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच के क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये किसने कहा था? मैन इज ए सोशल बीइंग आउटसाइड द सोसाइटी इज आइदर गॉड और बीस्ट। मैन इज ए सोशल का मतलब क्या ही होता है? इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका एरिस्टोटल ही निकल के आएगा। इसके बाद मैंने आपको वो सारी स्टेटमेंट बता दी थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल, होब्स आ गया। और मैन इज ए मोरली करप्ट एनिमल आता है तो आपका रूसो आ जाएगा। ठीक है, और मैन इज ए जून प्लोटिकन आता है तो आपका एनायरेंट आ सकता है ऑप्शन में, और एरिस्टोटल भी आ सकता है। वो वर्ड आए तो वर्ड देख के घबराना नहीं है आपको। ठीक है, उसका मतलब यही होता है सोशल बीइंग के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु सेड किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट द स्टेट। तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मैकाइवर। या इसका आंसर आएगा मैकाइवर की जो स्टेटमेंट थी वो भी हमने पढ़ी थी। जो वर्क थे इनके, वो था एक तो आपका सोसाइटी था, और कौन सा था? और मॉडर्न स्टेट। ये इसी के वर्क थे। ठीक है, ये आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ स्टेट एक्टिवली, मतलब स्टेट को लिमिट कर रहा है। मतलब स्टेट की जहां पावर कोई भी थिंकर लिमिट करने के लिए बोले तो मतलब वो क्या है? लिबरल। लिबरलिज्म से बिलोंग करता है वो। मतलब जहां पे इंडिविजुअल को ज्यादा फोकस दिया जाए। तो ये किसने कहा था एरिया ऑफ स्टेट एक्टिवली लिमिटेड? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की कुछ जो वर्क है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक तो हो गया वेल्थ ऑफ नेशन, सबको ही पता है। ठीक है, एक आ गया आपका इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड इससे पहले लिखी थी इन्होंने, इनविजिबल हैंड्स। ठीक है, एक आएगा एसे ऑन कॉलोनीज। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये तो बड़े कॉमन है। ठीक है, ये तो बड़े कॉमन है, काफी बार पूछे गए हैं मैच द फॉलोइंग में। लेकिन ऐसे ऑन कॉलोनीज ये आपसे पूछा जा सकता है इसका। ठीक है, कि ये किससे रिलेट करता है, क्योंकि ये तो काफी बार पूछे गए हैं, लगभग सभी को पता होगा। ऐसे ऑन कॉलोनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है एडम स्मिथ का।
जेएस मिल का हमने देख किया था, हार्म प्रिंसिपल है और ये क्रिटिसाइज भी करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को। ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनका एक प्रोमिनेंट वर्क है। ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया। लास्की के भी जो वर्क हमने देख लिए थे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, डेमोक्रेसी क्राइसिस हो गया, मैकाइवर के भी हमने देखे थे, पॉलिटिक्स और नहीं सॉरी सोसाइटी और मॉडर्न स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। ठीक है, इसका क्या आंसर? राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो मतलब क्या है? इंडिविजुअलिस्ट है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? ये दी थी थॉमस पेन। ये काफी बार आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी, कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये थॉमस पेन ने दी थी। ठीक है, और ये क्या थे? इंडिविजुअलिस्ट थे। इंडिविजुअलिस्ट का मतलब क्या है? कि जो स्टेट से पहले, सोसाइटी से पहले एक इंडिविजुअल को प्रायोरिटी दे। ठीक है, तो स्टेट इज ए नेसेसरी इवल, ये आपको थॉमस पेन याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है टू फिनिश द मॉडर्न स्टेट, मार्क्स एंड एंजल इनके दोस्त थे, इनके वर्क हमने देख लिए पहले जो क्वेश्चन हुआ था। तो वो क्या सजेस्ट करते हैं मॉडर्न स्टेट को? तो रेवोल्यूशन ही करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक तो आपने देखा होगा कि मार्क्स ने क्या दिया था, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात की थी। तो स्टेजेस आपको सारी टू द पॉइंट याद होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो जो स्टेजेस थी वो कौन कौन सी थी? एक पहली जो आएगी वो आएगी प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, फिर आएगी आपकी स्लेव सोसाइटी, फिर आएगी आपकी फ्यूडल सोसाइटी। ठीक है, फिर आएगी आपकी कैपिटलिस्ट। फिर क्या आएगी आपकी? सोशलिस्ट, सोशलिज्म आता है। फिर आएगा आपका लास्ट में कम्युनिज्म। ये आपको जो छः की छः स्टेजेस हैं, ये आपको ऐसे कैसे पता होने चाहिए। पहला प्रिमिटिव सोसाइटी हो गया, फिर स्लेव हो गया, फिर फ्यूडल हो गया, फिर कैपिटलिस्ट हो गया, फिर सोशलिज्म आ जाएगा, फिर आपका कम्युनिज्म आ जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टेजेस हैं ये आपको काफी बार अरेंज करने के लिए बोली जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, मेन जो है आपको सबसे पहले तो पता होगा प्रिमिटिव सोसाइटी, तो सबको पता है सबसे पहले आएगी, जो सबसे प्राइमरी है। और कम्युनिज्म, जब मार्क्स की बात करते हैं तो लास्ट स्टेज मार्क्स कहाँ पहुंचना चाहता है? कम्युनिज्म पे पहुंचना चाहता है। इतनी थोड़ी सी रीजनिंग लगाएंगे तो ये तो हमें पता लग जाएगा। मेन जो आपको कंफ्यूज करेगा वो आएगा स्लेव और फ्यूडल में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, स्लेव पहले आएगा या फ्यूडल पहले आएगा सोसाइटी, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसमें कंफ्यूजन आपको डाउट क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि फ्यूडल और जो कैपिटलिस्ट थे उनके बीच में टसल चलती थी। ठीक है, तो मतलब क्या था, जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो ज्यादातर, जो कैपिटलिस्ट हैं वो किस पे बिलीव करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे बिलीव करते हैं। और फ्यूडल किस पे फोकस करते थे? अपना लैंड वगैरह, जो बाई बर्थ जो राइट्स हैं उन पे बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनके बीच में टसल चलती थी। तो इसलिए स्लेव अपना पहले आ जाएगा, फिर फ्यूडल आएगा, फिर इनमें टसल आएगी, फिर कैपिटलिस्ट जीतेंगे, फिर कैपिटलिस्ट आ जाएगा, फिर सोशलिज्म इन पे जीत जाएगा। लेकिन इस कैपिटलिस्ट से सोशलिज्म आने में यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात करता है मार्क्स और एंजल्स। ठीक है, लेकिन सोशलिज्म से जब हम कम्युनिज्म पे आएंगे, ये एक पीसफुल प्रोसेस होगा। ठीक है, यहां रिवोल्ट नहीं है। आपसे काफी बार स्टेटमेंट में पूछा जाए कि इनमें से कहाँ रिवोल्ट है, जब कैपिटलिस्ट से सोशलिज्म पे आएंगे तब रेवोल्यूशन की बात करते हैं, रिवोल्ट की बात करते हैं। लेकिन सोशलिज्म से कम्युनिज्म पे आएंगे, ये एक पीसफुल प्रोसेस होगा, मार्क्स ये कहता है। ठीक है, ये आपको सोसाइटी सारी याद रखनी है सीक्वेंस में। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज बाई ए नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल हु से नॉट वर एक्सीडेंटली विदाउट आइदर ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये जो स्टेटमेंट कही थी ये किसके बारे में? कि while biologically man is an animal, he is politically sense। ठीक है, he is every nature man desire life society and rules and regulation of the state alone man cannot develop his facilities is best possible manner। हाँ, तो इस स्टेटमेंट क्या होता है, क्या प्लेटो क्या बताता है कि एरिस्टोटल क्या बताता है कि इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल कम्युनिटी बनाता है, फिर सोसाइटी बनाता है, फिर स्टेट बनाता है, ऐसे बनाता है।
बेसिकली वो ऐसा क्यों करता है कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी। सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर डी सही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एम्फेसाइज करता है एलिमेंट ऑफ पावर इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, कि ये कौन से थिंकर हैं जो पावर को एम्फेसाइज करते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा अपना मैकेवली, ठीक है, होप्स भी पावर की उसकी बात करता है, स्टेट को सारी पावर ट्रांसफर करता है, और मैक्स वेबर भी आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा जो जो पेयर है ये अपना बी ठीक है इसका आंसर। ठीक है, जो पावर की बात करते हैं स्टडी इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट, बाय ए स्टेट आई मीन सोसाइटी ऑफ इस काइंड विच इंटीग्रेटेड सोसाइटी को अथॉरिटी लीगल सुप्रीम ओवर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें इसका जो आंसर आएगा ये अपना आएगा लास्ट की, इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। लास्ट की के जो वर्क भी हमने कर लिए थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनके जो प्रोमिनेंट जो वर्क है वो आपको याद होने चाहिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह, डेमोक्रेसी क्राइसिस। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। इफ देर इज नन हु पोजेस अथॉरिटी एंड नन हु ओबे देर इज ए अनार्की एंड स्टेट इज एट एन एंड। ये जो स्टेटमेंट है किसको रेफर करती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका स्टेट, इसका सही आंसर आएगा। इफ देर इज नन ऑफ द पॉजिटिव अथॉरिटी एंड नन हु ओबे देर इज अनार्की एंड स्टेट इज एट एन एंड। हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा स्टेट को रेफर करता है। ठीक है, जिसको होब्स क्या कहता है, जब थॉमस होब्स पढ़ते हैं तो स्टेट ऑफ नेचर, मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेज सोसाइटी की। मान लो अभी के लिए इंडिया में सब जो गवर्नमेंट है, रूल रेगुलेशन है, सब कुछ हटा दें, सिर्फ लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, स्टेज ऑफ नेचर की बात करेंगे। तो थॉमस होब्स इसको नेगेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है ना वो बहुत ही बेकार है, वो है वहाँ पे वॉर होते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ वॉर, स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, तो थॉमस इसको वॉर कहता है। ठीक है, लोग इनको पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं कि ये जो स्टेज है, स्टेट ऑफ नेचर, ये बहुत ही ब्लिसफुल है, काम है, लोग अपने हिसाब से जीते हैं, बहुत ही मतलब वॉर वगैरह नहीं हो रहे, तो उसको पॉजिटिव सेंस में लेता है। होप्स इसको नेगेटिव सेंस में लेता है कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज द पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, कौन सी स्टेटमेंट में क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो अपना आएगा बी, सही आंसर निकल के आएगा इसका। ऑल पावर इन क्लास पावर अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द प्राइवेट, मेनली ये क्रिटिसाइज करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एम्फेसाइज कौन करता है, बढ़ावा कौन देते हैं, वो लिबरल देते हैं। और लिबरल क्या है, इंडिविजुअलिस्ट है। और इंडिविजुअलिस्ट मतलब इंडिविजुअल वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को मतलब कैपिटलिस्ट मान लो एक हिसाब से। ठीक है, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को तवज्जो देते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल आदमी रखता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल को सोसाइटी और स्टेट से पहले प्रायोरिटी दी जाए। और वैसे ये भी क्रिटिसाइज करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को मार्क्स, तो इसका जो आंसर आएगा अपना बी निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है रूसो, हमने पहले प्लेटो की पढ़ी थी कि वो आइडल स्टेट की पॉपुलेशन कितनी बताता है, 5040 बताता है। ये कितनी बताता है, ये बताता है 10,000। वहां तो हमने रीजन देख लिया था कि प्लेटो 5040 क्यों बताता है उस टाइम पे पॉपुलेशन, तो वो क्यों है, वहां पे क्या है, सिटी स्टेट्स है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिटी स्टेट है, सिटी स्टेट एम्पायर की तरह बड़े नहीं होते, उनकी बहुत ही लिमिटेड टेरिटरी होती है। ठीक है, तो उसमें इतनी पॉपुलेशन सस्टेन बहुत ही सही है, क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और स्टेट को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े उस चीज़ों में, क्योंकि पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज डिग्रेड होंगे, सोसाइटी में क्या होगा, केओस होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें क्या देखना है, रूसो क्यों कहता है 10,000 पॉपुलेशन क्यों कहता है। ठीक है, वो 10 लाख क्यों नहीं कहता, क्योंकि इस टाइम तो सिटी स्टेट भी नहीं है। वो 10 करोड़ क्यों नहीं कहता है, सबसे भाई रूसो जब भी हम पढ़ते हैं तो रूसो क्या बोलते हैं, रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, दूसरा ये फादर माने जाते हैं किसके, पॉपुलर सॉवरेनिटी के। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि 10,000 पॉपुलेशन ठीक है,
क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जितनी कम होगी, वहां लोगों का जो बॉन्ड है, लोगों में आपस में जो बॉन्ड है वो अच्छा रहेगा। और जितना अच्छा बॉन्ड रहेगा, उतना डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन में इजी होगा। ठीक है। अब यदि आप इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, 100 142 से 142 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन हो गई, यहाँ पे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अपने डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ही नहीं, जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है। तो रूसो यही कहता है कि 10,000 पॉपुलेशन बहुत सही है, इस टाइम 10,000 लोग बहुत ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही प्रमोट करते हैं कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए 10,000 की लिमिट लगाते हैं, ताकि जो लोगों के बीच में जो पॉपुलेशन कम होगी तो बॉन्ड बहुत ही अच्छा रहता है। इसका बहुत बड़ा ये रीज़न था कि वो 10,000 पॉपुलेशन बताते हैं स्टेट की। 5,000 40 सिटी स्टेट की वजह से प्लेटो बताता है। ठीक है, इनका ये रीज़न, डायरेक्ट आपको फैक्ट्स रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप इंटरलिंक कर पाओगे इन फैक्ट्स को, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, उनको बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन कंसीडर नहीं करता ट्रीटी को एक एसेंशियल एलिमेंट स्टेट का। ठीक है, तो यदि अब ये एसेंशियल एलिमेंट कौन से होते हैं, जब आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है 1648 में। ठीक है, ये क्या करती है कि जो रोमन एम्पायर में 30 ईयर ऑफ वॉर चल रहा है, 30 साल से जो वॉर चल रहा था, उसको खत्म करती है। और इसके बाद क्या होता है, एम्पायर सिस्टम खत्म होता है, रोमन एम्पायर, और जो नेशन स्टेट है वो इवोल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि ये इस ट्रीटी में क्या होता है कि स्टेट के कुछ जो एसेंशियल एलिमेंट है वो बताए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया पॉपुलेशन। ठीक है, एक हो गया टेरिटरी हो गया। ठीक है, एक हो गया सॉवरेनिटी जो मेन है, एक हो गया आपकी गवर्नमेंट। ये जो चार एलिमेंट है, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बताए गए थे 1648 में कि ये स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिली है, ये कहता है कि स्टेट है ना, वो बिना टेरिटरी के भी सस्टेन कर सकता है। ये स्टेटमेंट आपकी सिली की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो सिली की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि स्टेट है जो बिना टेरिटरी के भी सस्टेन कर पाएगा। आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो ये सिली की आएगी। ये आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है टेरिटोरियल वाटर का मीनिंग पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका इनसाइड सप्लाई, तो इसका जो आंसर आएगा, वाटर सी क्लोज टू द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री। और यदि मैं टेरिटोरियल वाटर की जब बात हो रही है, तो मतलब ये है कि इस पे स्टेट जो पानी, किसी जैसे इंडिया के चारों ओर पानी है, तो इंडिया का कितने पानी तक हक है वहां पे, उस सी में या समुद्र में कोई आएगा तो इंडिया की परमिशन लेगा। तो टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल तक होता है। इस टेरिटरी में इंडिया से पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके एक एक टर्म और आती है हाई सी, कि कोस्ट लाइन से कहाँ तक, कहाँ से हाई सी स्टार्ट होगा। हाई सी का मतलब ये होता है कि समुद्र का वो हिस्सा जहाँ पे सब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, वहाँ कोई किसी को जवाब नहीं देगा। ठीक है, सभी कंट्री फ्री है, उस पानी में कोई भी जा सकता है, किसी की भी जहाज वगैरह कुछ भी काम हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो हाई सी कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे मान लो, तो वो होता है 200 नॉटिकल माइल। जैसे मान लो इंडिया का ये मैप है, तो ये 12 नॉटिकल माइल हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तो इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ कोई आता है। और जो इंडिया का जो आगे का जो पार्ट है, यहाँ भी कुछ कुछ पावर चलती है इंडिया की, लेकिन 200 नॉटिकल मान लो यहाँ तक टोटल 200 नॉटिकल माइल हो गया। आगे क्या हो गया, हाई सी स्टार्ट हो जाता है, वहां पे कोई किसी का जवाब नहीं देगा। ठीक है, किसी की शिप जहाज वगैरह कुछ भी आ रही जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं हाई सी बोलते हैं। ये टर्म भी काफी बार पूछी जा सकती है कि कोस्टल सी से 200 नॉटिकल माइल के बाद हाई सी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए अपने टोटल 50 क्वेश्चन थे। आपने यदि एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से देखा होगा, तो ये 50 क्वेश्चन नहीं थे। मैंने इसके साथ ऐसा नहीं है कि सीधा ऑप्शन स्टार्ट किया, एमसीक्यू पे आंसर टिक किया और निकल गया। ठीक है, ऐसा नहीं था।
जो अपना जो एक्सप्लेनेशन था इसमें मैंने और भी फैक्ट्स आपको बताए हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं ऐसे मिला के, यदि आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी। तो ऐसी ही वीडियो टोटल हम 3000 एमसीक्यूज आपके एग्जाम से पहले करने वाले हैं, जो आपके रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो पीजीटी का हो या नेट जेआरएफ का हो, पॉलिटिकल साइंस का है ना, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है वीडियो, उनको शेयर करें। आप भी इसको यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और लर्न हिस्ट्री चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो आप डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में हम आपसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे, और जो हमारा जो कोर्स है, उसके भी डेमो लेक्चर हमने प्रोवाइड कर दिए थे यूजीसी नेट जेआरएफ का। उसके भी जो डेमो लेक्चर की वीडियोस हैं वो आप एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, और यूट्यूब वीडियो जो चैनल है इसी चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और अभी के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाओ। एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट करवाएगा यूजीसी नेट आपका। ठीक है, एनटीए। और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।